Yes, good evening, all of you. Good evening. तो आज क्या देखना है? आज हम लोगों को देखना है कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। यस, हैप्पी हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज ओके, तो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। तो आज का जो एजेंडा है वो है कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में। क्या आप लोगों को सी प्लस प्लस में याद है कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस? बताइए अगर किसी को याद है तो। सी प्लस प्लस में जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको कोई बात याद है? क्या याद है? चलो बताओ, क्या क्या बात याद है? सोचो जरा। सी प्लस प्लस में हमने इनहेरिटेंस कर रखा है, कोई क्लास ए है और उसकी चाइल्ड क्लास बी है। तो आपको क्या बात कंस्ट्रक्टर की याद है इनहेरिटेंस से रिलेटेड? एनीथिंग? देखें जरा कितने लोगों को क्या पॉइंट याद है। कोई क्लास बनाई है क्लास ए, उसकी चाइल्ड क्लास आपने बनाई है क्लास बी। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या याद है? और क्या याद है? बस इतना ही याद है? हालत खराब है फिर तो। कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस का मतलब है, यस, इनिशियलाइजर लिस्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक चीज ये भी थी। जब हम चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सी प्लस प्लस में, तो कोलन लगा के हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं। नहीं करेंगे तो कंपाइलर खुद करेगा, पर कंपाइलर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यानी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। सी प्लस प्लस में भी ऐसा होता था, जावा में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, पर जावा में एक नई चीज देखने को मिलेगी, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, जो आपको सी प्लस प्लस में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। लेकिन ये बात कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी सही है, और ये सी प्लस प्लस और जावा दोनों में सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि सी प्लस प्लस में अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ओके, अगर सी प्लस प्लस में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के अंदर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा, मतलब हमने एक्सप्लिसिटली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने की स्टेप नहीं लिखी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से, तो कंपाइलर अपने आप इम्प्लिसिटली पेरेंट क्लास के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिख देता है। ऐसा जावा में भी होता है। ठीक है, सिंटेक्स में अंतर है, पर जावा में भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और हम नहीं करेंगे तो कंपाइलर वो कर देगा। लेकिन कंपाइलर जब भी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो वो बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अगर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसका कॉल का कोड तो मेरे को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बताओ। पेरेंट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड को हाइड कर देता है? नहीं, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, ये है। हाइड काम करता है। हाइड करने का तो मतलब मैं कॉल करूंगा तो केवल पेरेंट का चलेगा, चाइल्ड का नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है। पेरेंट का चलने के बाद चाइल्ड का भी चलता है।
यस, हाँ फिर ठीक है। हाँ, पर दोनों का मीनिंग में बहुत अंतर हो रहा था नवीन, है ना, इंटरव्यू के लिए ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, सबसे पहली बात जो सी प्लस प्लस और जावा दोनों में है कि कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं। सी प्लस प्लस में भी, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं। सी प्लस प्लस में तो डिस्ट्रक्टर भी इनहेरिट नहीं होते हैं, पर जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, इसलिए सिर्फ बोल रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई कौन सी चीज है क्लास में जो इनहेरिट नहीं होती, तो आपका जवाब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कोई पूछता है प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होते हैं कि नहीं होते हैं, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपका जवाब होगा इनहेरिट होते हैं पर एक्सेसिबल नहीं होते। पूरा बोलना, वरना क्या होता है कई बार क्या होता है, देखो सब अलग अलग जगह से पढ़ के आए हैं तो थोड़ा बहुत शब्दों में इधर उधर हो जाते हैं। आपने बोला, आपसे पूछा गया प्राइवेट मेंबर के बारे में, ठीक है, क्या प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होते हैं? तो कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं होते। हो सकता है पूछने वाला भी इसी भाषा का उपयोग करता हो, वो भी ये बोलता हो कि प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट ही नहीं होते। ठीक है, टेक्निकली वो गलत है, लेकिन वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, तो तुम सेफ गेम खेलोगे। तुम क्या करोगे, तुम पूरा सेंटेंस बोलोगे। तुम कहोगे कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट होते हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं होते। ये पूरा बोल दोगे ना, उसे अपनी गलती मन में ही समझ में आ जाएगी और वो बोलेगा हाँ सही है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे कि प्राइवेट भी इनहेरिट होता है, ये नवीन पूछ रहा है। चलो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं। ये प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। मुझे बताओ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें केवल चाइल्ड क्लास के वेरिएबल रहते हैं या पेरेंट क्लास के वेरिएबल भी रहते हैं? दोनों रहते हैं ना। ये अपने आप में प्रूफ है कि पेरेंट क्लास में जो प्राइवेट में वेरिएबल बनाए वो इनहेरिट हुए हैं। बोलो, बात समझ में आई? अगर इनहेरिट नहीं होते तो वो बनते कैसे? अच्छा, अगर तुम सोचो इनहेरिटेंस नहीं भी हो रहा, कोई एक क्लास है, कोई एक क्लास है, तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल भी होते हैं ना, पर तुम एक्सेस नहीं कर पाते ना। ठीक है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क है। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क है। प्राइवेट मेंबर्स अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल नहीं है। ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट, ये क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। अवेलेबिलिटी को थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं। समझे बात को? ये एक्सेसिबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए तो इनका नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या आप किसको एक्सेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इनहेरिट तो हो रहा है, अवेलेबल तो है। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है। अब हम तो कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास। तो क्लास के अंदर सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो इनहेरिट नहीं होती, वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक, और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, वो भी इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, सब क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। ये बात तो अभी अभी हमने रिवाइज करी थी। हमने कहा था कि सी प्लस प्लस में भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। जावा में भी ऐसा होता है कि सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है।
पहले तो इसकी जरूरत क्या है, क्यों क्यों ऐसा करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल से चीजों को समझाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं। असाइनमेंट 13 को हटाओ, 12 को भी हटाओ। ये हम टेस्ट डॉट जावा करके एक बना रहे थे। ठीक है, तो एक फ्रेश एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, अच्छा, एक फ्रेश एग्जाम्पल बना लेते हैं, नए सिरे से हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। तो मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक तो hello world डॉट जावा है। hello world डॉट जावा में इतना सारा जो कोड लिखा है ना, उसको सबको इग्नोर कर दो। आप सिर्फ इस कोड को देखोगे जो हेलो वर्ल्ड में मेन फंक्शन के अंदर कमेंट में नहीं लिखा है। ठीक है, देखो, आपके पास हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास है, उसके अंदर मेन फंक्शन है, बाकी सारे कोड को मैंने कमेंट बना दिया तो उसको आप इग्नोर कर दोगे। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, टेस्ट क्लास के एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर बना ली टेस्ट क्लास। अभी इस कोड को हटा दो, और क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, मैं यहां पे क्लास नेम डॉट करके इसको कॉल कर रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कुशाग्र पूछ रहे हैं कि स्टैटिक ब्लॉक भी इनहेरिट नहीं होता है ना। स्टैटिक चीजें क्लास स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो जब क्लास लोड होती है तब वो चलते हैं, उनको एक्सप्लिसिटली तो कॉल करते भी नहीं, है ना। उसका इनहेरिट होना नहीं होना किसी मतलब का है ही नहीं। अच्छा, इसको ऐसा तो है नहीं कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब जाके स्टैटिक ब्लॉक चलता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। ठीक है, चलो देखो, मेरा ये कहना है, क्या आपको इस कोडिंग स्टाइल में कोई दिक्कत है? मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन से मैंने इसी पैकेज की एक दूसरी क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया है। कोई परेशानी? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा क्लीन कोडिंग दिखेगी आपको यहां पर। ये मैंने टेस्ट क्लास बनाई, टेस्ट क्लास में एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, जैसे मेन एक स्टैटिक फंक्शन है, ये टेस्ट ड्राइवर भी स्टैटिक फंक्शन है, तो मैं टेस्ट ड्राइवर करके इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन चलेगा, जब भी प्रोग्राम रन करूंगा ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें समझना है। मैंने कहा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक, तो इस चीज को हम डेमो देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई ए, क्लास ए बन गई। फिर मैं बनाता हूं एक क्लास बी और एक्सटेंड्स कर रहा हूं ए को। ये हो गया इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं बनाया, क्या होगा? क्या कंपाइलर अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर बनाएगा? कंपाइलर बनाएगा ना? यस। जब हम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ठीक, कैसा होगा कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर? कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर कैसा होगा? आपने बनाई है क्लास ए और क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक, आपने दोनों में ही कुछ भी वेरिएबल फंक्शन बनाए हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया। तो कंपाइलर
अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, बिना आर्ग्यूमेंट वाला बना देगा। और पब्लिक में बनाता है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में बनाता है। ठीक, इसकी कोडिंग के नाम पर कुछ होता है क्या इसमें? कुछ नहीं होता है ना, ऐसा बना देगा। और ऐसा ही कंस्ट्रक्टर वो बी क्लास में भी बनाएगा, यस और नो? ये बी क्लास में भी वो ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बनाने वाला है, बिना आर्ग्यूमेंट वाला। क्या ये बात समझने में किसी को दिक्कत हुई? क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा था जो आपको नहीं पता था? आप सबको पता है ना कि क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते तो कंपाइलर बना देता है, और कंपाइलर बनाता है तो वो पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब नई बात क्या है? नई बात ये है कि जब मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो ऐसा होगा ना कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट में कुछ वेरिएबल्स होंगे। मतलब यहां पे अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करे होंगे तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर है। यस, अगर कंपाइलर बना रहा है तो वो इनिशियलाइजेशन की भूमिका नहीं निभा रहा है, वो सिर्फ बस है, कर कुछ नहीं रहा है। जो कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर बनाया वो इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा है। अगर हम समझते हैं इस बात को कि कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइजेशन करना, तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाने का दायित्व उठाना पड़ेगा और इनिशियलाइजेशन की स्टेप्स भी लिखनी पड़ेगी। यस और नो? हमको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर बनाने का मकसद होता है मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। तो क्या कंपाइलर द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्टर से ये काम हो सकता है? नहीं, इसके लिए हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। किसी भी क्लास की बात कर लो, ठीक। अच्छा, बहुत गंभीर बात पे आ रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, उसके मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना जिम्मेदारी किसकी है? कंस्ट्रक्टर की। और अगर तुम बनाओगे कंस्ट्रक्टर तो तुम इस जिम्मेदारी को निभाओगे, इसके अंदर कोडिंग लिखोगे ऐसी जिससे इनिशियलाइज हो जाए यहाँ के वेरिएबल। यस, ठीक है। ताकि क्या होगा, जब भी कोई ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ए क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर कर देगा। पर अब इस पूरी स्टोरी में बी क्लास भी आ जाती है, जो कि ए की चाइल्ड क्लास है। अब सोचो, बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंस्ट्रक्टर किसका चलना चाहिए? ऑब्जेक्ट मैंने बी क्लास का बनाया तो कंस्ट्रक्टर किसका चलना चाहिए लॉजिकली? बी का चलना चाहिए या ए का चलना चाहिए? केवल बी का चलना चाहिए क्या, या बी और ए दोनों का चलना चाहिए, या केवल ए का चलना चाहिए? क्या सही है? अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि केवल बी क्लास का चलना चाहिए, तो ये बात गलत इसलिए है कि बी का कंस्ट्रक्टर जिम्मेदारी निभा रहा होगा बी क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की। ठीक है ना। बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बी क्लास में बने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी निभाएगा, और ए क्लास का कंस्ट्रक्टर ए क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है। हमने बनाए होंगे अगर ये कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर मीनिंगफुल भी होंगे। हमने इन कंस्ट्रक्टर्स को बनाया होगा तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे।
अब जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, सुनो ध्यान से, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या इसमें वेरिएबल्स केवल बी क्लास वाले ही बने होते हैं या ए क्लास वाले वेरिएबल्स को भी इसमें मेमोरी मिलती है? बी क्लास के ऑब्जेक्ट में दोनों क्लासेस में बने वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है या केवल बी क्लास में बने वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है? दोनों के वेरिएबल्स बनते हैं। इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्टर, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तो वो केवल बी क्लास वाले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर तो केवल ए क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। तो अगर बी क्लास के ऑब्जेक्ट में दोनों के वेरिएबल्स बैठे हैं तो ये जरूरी है ना कि दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर चले। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर चलना लॉजिकली जरूरी है, तभी जाके दोनों क्लास के वेरिएबल्स प्रॉपरली इनिशियलाइज हो पाएंगे, तभी जाके आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनिशियलाइज माना जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों के वेरिएबल्स हैं। अच्छे से क्लियर हुई बात? ठीक है। इसीलिए ये तय है कि अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो दोनों के कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट तो आपने चाइल्ड क्लास का बनाया, आपने लिखा न्यू बी, तो ऑब्जेक्ट तो आपने किसका बनाया? चाइल्ड क्लास का बनाया, तो फिर चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले, क्योंकि ये भी चलाना है हमें। ऑब्जेक्ट बी क्लास का बना है तो कंस्ट्रक्टर तो बी का ही कॉल होगा सिंटेक्स के हिसाब से, लेकिन पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चलवाना चाह रहे हैं तभी तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली इनिशियलाइज होगा। इसीलिए कंपाइलर ने खुद ब खुद चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिख दी है। तो कंपाइलर ने यहां पर बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के, ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिख दी है, क्योंकि फिलहाल ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स कंपाइलर द्वारा बनाए जा रहे हैं, हमने तो नहीं बनाए, तो कंपाइलर ने बनाए। तो कंपाइलर बनाएगा तो कंपाइलर बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में खाली नहीं छोड़ेगा करली ब्रैकेट को, इसके अंदर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिखेगा। और वो कैसे लिखेगा? वो कॉल करेगा सुपर लिखकर, पर सुपर के बाद पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। सुपर एक कीवर्ड है, ठीक है, पर सुपर के आगे अगर पैरेंथेसिस लगा दो तो वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो जाता है। आया समझ में? तो सी प्लस प्लस में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था, उसका सिंटेक्स अलग था, ठीक है ना। सी प्लस प्लस में चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता था, ठीक है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करता था, ये सिंटेक्स था सी प्लस प्लस में। कोलन लगा के बॉडी के अंदर नहीं लिखते थे, है ना, बाहर ही लिखते थे। लेकिन जावा में कैसा सिंटेक्स है? जावा में बॉडी के अंदर लिखते हैं सुपर और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। पर क्या ये लाइन हमने लिखी? नहीं, ये लाइन हमने नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया है। तो कंपाइलर क्या करता होगा ये समझ में आया? जब हमने ए क्लास में भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बी क्लास में भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर क्या कर रहा होगा? ये कर रहा होगा, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया और चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने की स्टेप भी लिख दी। क्लियर? सिंटेक्स क्लियर? अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाओगे,
तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप भूल गए और यहां दूसरा कोड लिख दिया, तो भी कंपाइलर खुद पहली लाइन में इसको लिख देगा। ठीक है, ऐसा सी प्लस प्लस में भी था। सी प्लस प्लस में भी अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त अगर आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने की स्टेप भूल जाते थे, कोई बात नहीं, कंपाइलर खुद यहां पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिख देता था। वही कॉन्सेप्ट जावा में भी है कि जावा में आपने मान लो कंस्ट्रक्टर तो बनाया बी क्लास में, चाइल्ड क्लास में, पर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, आपने जो भी स्टेप्स यहां लिखी हैं इस कंस्ट्रक्टर में, उन सबसे पहले फर्स्ट लाइन के रूप में कंपाइलर सुपर लिख देगा और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। पर यदि हमने बनाया हो, हम लिख रहे हो, हम भी लिख सकते हैं, ये सुपर वाली लाइन हम भी लिख सकते हैं, पर शर्त क्या है, ये पहली लाइन ही होनी चाहिए। ये जो सुपर पैरेंथेसिस करके आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, इट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन इन चाइल्ड्स कंस्ट्रक्टर। ठीक, इस शर्त का ध्यान रखना। दूसरा, जब तुम लिख रहे हो तो फिर कंपाइलर नहीं लिखेगा, क्योंकि तुमने लिख दिया तो कंपाइलर अब नहीं लिखेगा। ठीक है। तीसरी बात, आप जब लिख रहे हो तो आप यहां से आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो अगर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता तो, पर अगर कंपाइलर ये लाइन लिखेगा तो वो बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को ही ऑलवेज कॉल करेगा। ठीक है, तो हमने नहीं बनाया तो भी समझ में आ गया, हमने बनाया तो भी तो समझ में आ गया ना कि क्या होगा। यस और नो? हमने बनाया वो सीन भी समझ में आ गया, हमने नहीं बनाया वो सीन भी समझ में आ गया। ओके, तो इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा हमें पता भी नहीं चलेगा। मैंने यहां पर टेस्ट ड्राइवर चलेगा, जब भी प्रोग्राम रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड का मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन इस टेस्ट ड्राइवर को कॉल कर रहा है इसलिए ये चलेगा। तो यहां पर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ओबीजे असाइन न्यू बी। आते हैं उस सिनेरियो को भी देखते हैं नवीन। यहां पर आपको समझ में आया कि मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने ए क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा। तो क्योंकि बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की कोडिंग की पहली लाइन में ए क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉल लिखा है, इसलिए एग्जीक्यूशन पहले ए क्लास के कंस्ट्रक्टर का कंप्लीट होगा, उसके बाद ही बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की बची हुई लाइंस चल पाएंगी। ठीक है ना? तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सी प्लस प्लस की तरह जावा में भी पेरेंट टू चाइल्ड होता है, यानी पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। कॉल तो पहले बी क्लास का ही कंस्ट्रक्टर हुआ है और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर की ही पहली लाइन चली थी, जिसके कारण पेरेंट ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चल पाया। पर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही बी क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने कोड को रिज्यूम कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, अब मान लो मैं यहां पे खुद कंस्ट्रक्टर बना दूं। अब जब हम बनाएंगे हम तो उसके अंदर कोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोडिंग इसलिए लिख रहा हूं कि कोडिंग लिखने से हमें पता चल जाएगा कि ये चला कि नहीं चला। system.out.println और ए क्लास कंस्ट्रक्टर, और इसी तरीके से हम बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, मुझे बताओ, हमने दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए, तो जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पहले क्या प्रिंट होगा?
जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना, आप कहीं साइड में लिख के रख लो, ठीक है। वो या तो ये होगा कि पढ़ते पढ़ते वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में आप पूछ भी लेना, ठीक है रेहान, ठीक है नवीन। तो यहां पर पहले प्रिंट होना चाहिए ए क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए बी क्लास कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे ही बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पर बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन क्या लिखी है? हमने बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक ही लाइन लिखी है, पर एक्चुअल में वहां दो लाइंस हैं। यस और नो? बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, पर उसके भी पहले कंपाइलर द्वारा एक लाइन लिखी जा चुकी है, वो है सुपर पैरेंथेसिस सेमीकोलन। क्लियर? इसी कारण ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। ये काम आप भी कर सकते हो एक्सप्लिसिटली, मतलब आप खुद भी इस जगह पर सुपर लिख सकते हो। आप लिख दोगे तो इससे ये रहेगा कि आप कोड को पढ़ने वाले को एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा हाँ यहां तो ये हो रहा है, उसको ध्यान आ जाएगा ना, उससे गलती नहीं होगी। लेकिन नहीं लिखोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा नहीं है, पर कंपाइलर ने ऐसा लिख दिया होगा। अच्छा आपने लिख दिया तो कंपाइलर फिर नहीं लिखेगा, मतलब दो दो सुपर तो होंगे नहीं, है ना? वैसे भी इट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन, है ना? तो दो दो सुपर हो जाएंगे तो दूसरा वाला सेकंड लाइन में चला जाएगा ना, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं तरुण, ए नहीं लिख सकते, आपको सुपर लिखकर ही कॉल करना है। नहीं लिखा मैंने, नहीं लिखा तो कंपाइलर ने लिखा होगा, चला के देखते हैं। ये मैं रन कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है, ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है, उसके बाद बी क्लास का कंस्ट्रक्टर चला है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हमने अगर कंस्ट्रक्टर बना दिया क्लास में तो कंपाइलर फिर नहीं बनाता। ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, दोनों क्लास में बना दिया, तो कंपाइलर नहीं बना रहा है, ठीक। पर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर ही रहा है। आप चाहो तो आप लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तरह से चलेंगे वो। अच्छा क्या हो अगर मैं ये सुपर यहां ना लिखकर यहां लिख दूं? अब पहले क्या प्रिंट होगा बताओ संदीप, अब पहले क्या प्रिंट होगा? रितेश कह रहे हैं बी क्लास कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट होगा, संदीप भी यही कह रहे हैं, रेहान का कहना है नहीं अभी भी ए क्लास कंस्ट्रक्टर पहले आएगा, कुशाग्र भी यही कह रहे हैं। मेरे प्यारे गधों, वो एरर वाली लाइन तो तुम्हें वैसी दिख रही होगी, हाँ सुपर के नीचे जो रेड लाइन है वो वैसी ही एरर तुम्हें दिखा रहा है। ऐसे हमारे माँ बाप नहीं बोलते थे बचपन में, अरे आंख के अंधे, आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम्म, आया समझ में कि नहीं? अरे एरर है, क्योंकि बता तो दिया कि सुपर लिखोगे तो इट मस्ट बी द फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहली लाइन में कहा है सुपर, नहीं लिखा ना आपने, बाद में लिखा, एरर है। भूलना नहीं अब इसको नहीं भूलना, ठीक है। तो यहां लिखा, सही लिखा, ठीक है। अब कोई बोलता नहीं मुझे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलाना है फिर ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा चाहना भी पाप है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो फिर अगर मैं ऐसा करूं कि ए क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं, पब्लिक ए इंट
एक्स कुछ बना लेते हैं यहाँ पे, हो सकता है कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना होगा। तो ए में एक्स की वैल्यू हो सकता है, हो सकता है। ओके, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ कॉल हो रहा है? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तो नहीं चल रहा है ना, ये नहीं चल रहा। यहां पर लिख देते हैं ए क्लास पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं इसको रन भी करूंगा तो ये तो नहीं चलेगा, जब कॉल ही नहीं हो रहा ये वाला तो कैसे चल देगा, है ना? ये नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि ये फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं किया गया। कॉल कौन कर सकता है? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो उसे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, जैसे मैंने दे दिया। अब अब क्या होगा? मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब आप देखिए क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है। जैसे बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसमें सुपर के कारण पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्योंकि हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रखी है ए क्लास में, तो आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ में आया? नॉन पैरामीटराइज को कमेंट कर दूं? हाँ, तो उससे क्या दिक्कत? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर कमेंट कर देंगे तो भी रन हो रहा है ना, क्योंकि ये मैं 6 पास कर रहा हूं ना। मैं तो नॉन पैरामीटराइज वाले को कॉल ही कहां कर रहे हैं? आते हैं रिजवान, उस पर भी आते हैं। देखो, आपका बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के किसी एक कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है। ये अभी मैं बता चुका हूं आपको। अगर ये फिर भी डाउट आ रहा है, मतलब यू आर नॉट अ गुड लिसनर। मैंने बोला था बी क्लास के अंदर 2 सुपर नहीं लिख सकते। समझ में आया? अगर बी क्लास में तुम सुपर लिख रहे हो और कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो, तो बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर तुम कहते हो ए क्लास में है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी। ठीक है। बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो बताओ। नवीन, आपका क्या डाउट है? आप कह रहे हो ज्यादा आर्ग्यूमेंट वाला सुपर मेथड लिखना होगा। एक बार में लिखो ना यार, सब आधा 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 लिखा हुआ है तुमने। देखो, सुपर लिखकर तुम जितने आर्ग्यूमेंट पास करोगे उस हिसाब का मैचिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें क्या है? तुमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो एक आर्ग्यूमेंट वाला चलेगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो कोई बिना आर्ग्यूमेंट वाला कॉल होगा। और अगर आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे तो एरर आ जाएगी। क्लियर हो गया? अनिल, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ठीक है, ओके। रेहान कह रहे हैं कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बना दें, तो फिर भी कंपाइलर कॉल करेगा अगर हम भूल जाएं, क्योंकि कंपाइलर
देखो, समझो बात को रेहान। पेरेंट क्लास में क्या कंस्ट्रक्टर बना है नहीं बना है मुझे मतलब नहीं है। चाइल्ड क्लास में चाइल्ड क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर तुम नहीं लिख रहे हो तो कंपाइलर लिखेगा, और कंपाइलर लिखेगा तो वो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा। अब पेरेंट क्लास में बिना आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो एरर आ जाएगी। समझे बात को? अगर चाइल्ड क्लास में सुपर हम लिख रहे हैं, मतलब हम एक्सप्लिसिटली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो पेरेंट क्लास के कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है उसके हिसाब से आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे। अगर आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं होंगे तो एरर हो जाएगी। रेहान समझ में आया? देयर इज नो नीड ऑफ कंफ्यूजन। आप क्या कर रहे हो, सवाल बोल रहे हो लेकिन सवाल अपने आप से पूछ नहीं रहे हो। बहुत लॉजिकल आंसर है। देखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम लॉजिकली आंसर कर लोगे। क्यों रेहान? हम्म। रेहान, अभी भी कोई डाउट बचा है तो बताओ। नहीं, सब रूल्स हैं, आप पूछो सवाल, मैं बताता हूं ना उसका। पूछो सवाल। सौरभ, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? आप कुछ और सवाल पूछ रहे हो या जो बात चल रही है उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हो? अरे तो परसों की क्लास का तुम बीच में डाल दोगे तो कैसे समझ में आएगा कि तुम क्या बात कर रहे हो? हम्म। और जो तुम पूछ रहे हो उसका आंसर उस दिन हो चुका है। उसको एक बार पूरे लेक्चर को अच्छे से देखो, उसमें आंसर प्रॉपर किया हुआ है उसका। कुशागर बोल रहे हैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के किसी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, ये बोला है मैंने। अरे नवीन, टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। रिजवान बोल रहे हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए हैं उसे उसी में 6 प्रिंट करा सकते हैं पैरामीटराइज में। मतलब तुम बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में प्रिंट कराना चाहते हो या ए क्लास के कंस्ट्रक्टर? दोनों में करा सकते हो। रिजवान, कुछ डाउट हो तो पूछो जबरदस्ती, क्या ऐसे थोड़ी कि पूछना ही है कुछ है। हाँ हेमंत बोलो, क्या मतलब? सी प्लस प्लस में प्रोटेक्टेड लिखते हैं, हाँ इसमें भी लिखते हैं, तो डाउट क्या है? चलो, मैंने नहीं लिखा।
मैंने तो प्राइवेट भी नहीं लिखा। मतलब क्लास में क्या जरूरी है कि हमें सारे लिखने होते हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सब लिखना होता है क्या? जरूरी है क्या? ठीक है, चल। मेरे ख्याल से कोई काम का डाउट नहीं है तुम लोगों के पास, कुछ नहीं पढ़ते लिखते, सब फालतू की बातें हैं। कुछ ढंग का डाउट नहीं पूछ रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके। तो यहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ा कि सब क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, और उसका सिंटेक्स भी हमको समझ में आ गया। यस और नो? सिंटेक्स भी सबको अच्छे से क्लियर है? ठीक है। Explicit call to the superclass constructor from subclass constructor can be made using super, है ना? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेगा? सुपर लिखकर। परफेक्ट। You can write a subclass constructor that invokes the constructor of the superclass either implicitly or by using the keyword super. ठीक है ना? यही तो बात हुई अभी। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर यानी बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, चाहे आप सुपर खुद लिखे या आप नहीं लिखे, कंपाइलर ने लिखा हो, दोनों सूरत में पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा। ठीक है। अब मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप लोग बनाइएगा इसको। जैसे मैंने क्लास, ये क्लास भी बनाई ना, आप डिफाइन करिएगा सुपर क्लास पर्सन, और सब क्लास बनाइएगा एम्प्लॉय, और उनके अंदर के कंस्ट्रक्टर्स बनाइएगा। ठीक है ना? मैंने ए और बी बनाकर एग्जाम्पल दिखा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स लेता हो? ऐसे हो सकता है बी क्लास के अंदर भी एक वेरिएबल बना हो सकता है ना? तो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर ने जो एक्स और वाई की वैल्यू ली है, उसमें से वाई की वैल्यू बी में इनिशियलाइज कर दे, और सुपर में 6 लिखने की बजाय एक्स की वैल्यू पास कर दे। और अब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे दो, जैसे 3 और 5। ये दो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर लेगा बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्स और वाई में। पहला आर्ग्यूमेंट वो सुपर में पास कर देगा, तो वो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को मिल जाएगा, वहां से वो ए वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और उसके बाद जब ये ए क्लास का कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होगा, तब वापस कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 24 पे, जहां से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, और उसके बाद वाई की वैल्यू बी में जाएगी, ये मैसेज प्रिंट होगा, कोड एंड होगा। समझ में आया? तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर अब ऐसे में बी क्लास का कंस्ट्रक्टर तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। हो सकता है कि तुम बी क्लास में भी दो कंस्ट्रक्टर्स बनाना चाहो, ठीक है, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुमने यहां पर लिख दिया बी क्लास कंस्ट्रक्टर, और यहां लिख देते हैं बी क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब अब दोनों क्लास में दो दो कंस्ट्रक्टर। अच्छा बताओ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, क्या होने वाला है? तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कौन सा?
बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर क्या होगा रितेश? नॉन पैरामीटर वाला कॉल हो गया, उसके बाद क्या होगा? वो कॉल करेगा पेरेंट क्लास के बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि हमने तो सुपर लिखा नहीं, तो कंपाइलर ने लिखा होगा, तो वो तो हमेशा बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। यस, तो फिर ए क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वापस कंट्रोल बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में आएगा और बी क्लास कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमने यहां पर आर्ग्यूमेंट पास करे होते तो क्या होता? आर्ग्यूमेंट पास करे होते तो क्या होता? अगर आर्ग्यूमेंट पास करे होते तो क्या होता? दोनों के पैरामीटराइज्ड वाले चलते, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता, आर्ग्यूमेंट एक्स और वाई में आते, वो पेरेंट क्लास के आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता, ये कोड चलता, उसके बाद फिर कंट्रोल लाइन नंबर 27 पे वापस आता और वहां से बचे हुआ कोड बी का कंस्ट्रक्टर का चलता। तो दोनों के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलते। ठीक है। चलो एक और चीज देखो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, जो कि सी प्लस प्लस में नहीं होता। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द सेम क्लास और सुपर क्लास। कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ये पता है ना? अब नई बात यह है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर या तो अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है या फिर अपनी ही क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। यानी सोचो, जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, तो क्या हुआ? तो बी क्लास का ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, लाइन नंबर 23 वाला। यस, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ए क्लास के यस ए क्लास के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, है ना? पर मैं चाहता हूं कि ये बी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर ले, तो हम दिस लिखकर कॉल कर सकते हैं और यहां पर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन अब आप इस सुपर लिखने का चांस खत्म कर चुके हो। ये जो कंस्ट्रक्टर है ना बी क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला, इसकी पहली लाइन में, अगर सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। ये जो 23 लाइन में बी क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है ना, उसको देखो जरा। उसके अंदर अगर पहली लाइन में मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की स्टेप नहीं लिखी होती, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पेरेंट के बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होता। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर हम खुद यहां पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोडिंग करेंगे, तो हमारे पास चॉइस है कि हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें सुपर लिखकर, या फिर अपनी ही क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें दिस लिखकर। पर दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हो। ठीक है। और तुमने लाइन नहीं लिखी तो वो तो फिर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। आ गया समझ में? अब
सीक्वेंस कैसा चलेगा, प्रोग्राम कैसा एग्जीक्यूट होगा, ऐसा सोचो। प्रोग्राम कैसा एग्जीक्यूट होगा। मैंने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा था। अब मुझे बताओ कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होगा, फ्लो कैसा रहेगा और आउटपुट में क्या दिखेगा। सोचो सोचो। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है। सबसे पहले कॉल हुआ है लाइन नंबर 23 बी क्लास का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पर वो अपनी कोडिंग में सबसे पहले क्या कर रहा है, बी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। यानी कि लाइन नंबर 27 पे जा रहे हो, एक्स और वाई में 10 और 20 आ गया है, और वो कॉल कर ले रहा है सुपर एक्स लिखकर पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, और उसमें 10 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। लाइन नंबर 17 में ये 10 चला जाता है ए वेरिएबल में, और उसके बाद फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के कारण प्रिंट हो जाता है अ क्लास पैरामीटर, ए क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद ए क्लास के इस कंस्ट्रक्टर की कोडिंग खत्म होती है, लाइन नंबर 19 पे पहुंच गए हो आप। अब वहां से कंट्रोल वापस आता है जहां से कॉल हुआ था ये कंस्ट्रक्टर, यानी लाइन नंबर 28 पे, और 28 के बाद लाइन नंबर 29 चलेगी, y की वैल्यू यानी 20 b में जाएगी, उसके बाद लाइन नंबर 30 चलेगी और प्रिंट हो जाएगा बी क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर की कोडिंग खत्म हुई है, लाइन नंबर 31 पे आ चुके हो, और कंट्रोल वापस वहां जाएगा जहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। ये कॉल हुआ था लाइन नंबर 24 से, 24 पर वापस आ गए, और अब लाइन नंबर 25 चलेगी तो प्रिंट होगा बी क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर्स की कोडिंग खत्म हुई। तो पहले प्रिंट हुआ ए क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर बी क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर बी क्लास कंस्ट्रक्टर। चला के देखते हैं। तो सबसे पहले ए क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर बी क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर बी क्लास कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट? फ्लो समझ में आ रहा है अच्छे से? जिस ऑर्डर में कॉल हुआ है उसी ऑर्डर में बैक ट्रैक करेगा वो। ठीक, हो सकता था यहां पर दिस लिखा होता, क्या होता इससे, क्या होता है इससे? अब कैसा एग्जीक्यूशन होता? अब जरा प्रोग्राम का फ्लो बताओ और आउटपुट बताओ। थोड़ा सा ऐड हो गया ना। सबसे पहले तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, लाइन नंबर 24 पर आ जाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। लाइन नंबर 25 में अपनी ही क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके 1020 दे दिया। लाइन नंबर 28 पर आ गए, यहां पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया लाइन नंबर 29 से। लाइन नंबर 16 पे आ जाते हो, जहां पर लाइन नंबर 17 में दिस लिखा हुआ है बिना आर्ग्यूमेंट के। तो लाइन नंबर 13 पे आ जाते हो, लाइन नंबर 13 पे आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के कारण ए क्लास कंस्ट्रक्टर सबसे पहले प्रिंट हो रहा है। ए क्लास कंस्ट्रक्टर के बाद लाइन नंबर 15 पे आ गए हो, और इस कंस्ट्रक्टर का कोड खत्म हुआ है। कंट्रोल वापस वहीं जाएगा जहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, यानी लाइन नंबर 17 पे, और अब x की वैल्यू जो कि 10 है ए में चली जाती है। स्क्रीन पे प्रिंट होता है ए क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और कंट्रोल वापस वहीं जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, यानी लाइन नंबर 29 पर, और y की वैल्यू अब b में जा रही है। उसके बाद प्रिंट हो रहा है बी क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
और कंट्रोल वापस वहां जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, लाइन नंबर 25 से, और फिर प्रिंट हो जाएगा बी क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यानी सबसे पहले प्रिंट हो रहा है ए क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट हो रहा है ए क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट हो रहा है बी क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट हो रहा है बी क्लास कंस्ट्रक्टर। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही जो हम लोगों ने अभी ट्रेस किया। अच्छे से समझ में आया? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ये सी प्लस प्लस में सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये जावा में कॉन्सेप्ट आया। आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट? जी हाँ, कुशाग्र। कहाँ सुपर की जगह दिस लिख देते? कौन सी लाइन में रेहान? लाइन नंबर 29 में दिस लिख के तुम क्या पास करते? कुछ आर्ग्यूमेंट देते या खाली रखते पैरेंथेसिस? कुछ भी नहीं, मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट रिकर्शन हो जाता है ना। दोनों कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को ही कॉल करते रहते, आपस में ही खेलते रहेंगे तो प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक। देखो, किसी ना किसी को तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? आई होप दिस कोड इज क्लियर। कंस्ट्रक्टर कॉल फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर शुड बी द फर्स्ट स्टेप। जैसे सुपर पहली स्टेप होनी चाहिए, दिस भी पहली स्टेप होनी चाहिए। पर या तो दिस लिख सकते हो या सुपर लिख सकते हो, दोनों नहीं लिख सकते, है ना। कॉल शुड अपीयर इन द फर्स्ट लाइन। Such series of invocation of constructors is known as constructor chaining. अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। कर लेंगे ना? ठीक है। असाइनमेंट की क्या स्थिति है? असाइनमेंट कहां तक हो गए थे हमारे? 13 तक हो गए थे। 14 वाला नहीं हुआ था। 14 वाले में क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स। ये ट्राई किया आप लोगों ने? हो गया क्या? नवीन पूछ रहे हैं सुपर और सुपर मेथड में क्या डिफरेंस है, बताया तो। एक फंक्शन है और एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। सुपर केवल लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सुपर के बाद पैरेंथेसिस लगा दिया तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए। 14th वाला असाइनमेंट सभी ने कर लिया है? असाइनमेंट्स आप लोग कर रहे हैं ईमानदारी से? हो गया सभी का? ओके। अब इसमें क्या करना है? डिफाइन अ जावा क्लास पर्सन विथ प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड एज, demonstrate how you can access instance variables of person from main class main method. कैसे करोगे?
ओके, इसका कोड मैं लिख के बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें एक पर्सन क्लास बनानी है जिसमें प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल नेम और एज बनाने हैं, और demonstrate how you can access instance variables of person from main class main method। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि बताया बोला नहीं है ऐसा, तो हम सेम पैकेज में दोनों को रखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा सोचो, आपने एक क्लास बनाई है मेन क्लास, ठीक है ना, ये पब्लिक क्लास है, ये मेन क्लास, और इसके अंदर बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, स्ट्रिंग ARGS। ठीक, ये आपने बनाया, ये आपकी मेन क्लास होगी। अब आपने एक पर्सन क्लास बनाई है, और इसके अंदर आपने प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, ऐसे बनाए। अब ये क्योंकि प्राइवेट हैं, हम जानते हैं प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते। ठीक है, तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे सेटर्स एंड गेटर्स। यस, बना लेंगे सेटर्स एंड गेटर्स। अब आप मेन क्लास में क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर पहले तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप P1 डॉट लगा के सेटर को कॉल कर सकते हो, गेटर को कॉल कर सकते हो, जैसे सेट नेम। ठीक, इसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर दो कुछ नाम, set age। This is the way you can access। ठीक है, ये सेटर गेटर ऑब्वियसली पब्लिक बनाओगे, सॉरी। क्या दूसरा वाला बना आपसे, क्रिएट अ जावा फाइल विथ अ मेन क्लास hello world एंड अनदर क्लास A1। ठीक है, आपको क्या करना है, एक जावा फाइल बनानी है, उस जावा फाइल के अंदर कितनी क्लास बनानी है, दो। एक तो हेलो वर्ल्ड जिसके अंदर मेन मेथड होगा, और दूसरी एक और क्लास बना लो A1। ऑल्सो डिफाइन जावा फाइल विथ क्लास B1 एंड B2। ठीक है, बोथ आर नॉन पब्लिक। ठीक, तो पहले तो हमने एक जावा फाइल बना ली, एक जावा फाइल मैंने बना ली, एक जावा फाइल ऐसे बना ली। ये जावा फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास होगी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर होगा मेन मेथड। तो मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, इसमें स्ट्रिंग ARGS रहेगा आर्ग्यूमेंट। ठीक, एक आपने बना ली, और दूसरी आपने क्लास बना ली A1। दो क्लासेस हो गई आपके पास एक जावा फाइल के अंदर। ओके,
फिर ये बोल रहे हैं ऑल्सो डिफाइन जावा फाइल विथ क्लास B1 एंड B2। तो एक और जावा फाइल बनाते हैं। इसके अंदर क्लास बना रहे हैं B1, एक और क्लास बना रहे हैं B2। ठीक, और क्या बोल रहे हैं? बोथ आर नॉन पब्लिक क्लास, मतलब ये पब्लिक नहीं है। ठीक है, इफ देयर इज अ वे then demonstrate how to access public methods of class B1 and B2 from class A1। बताइए, अगर ऐसा कोई तरीका है तो बताइए कि हाउ टू एक्सेस पब्लिक मेथड्स ऑफ B1 एंड B2 फ्रॉम A1। A1 से B1 और B2 के पब्लिक मेथड्स को कॉल करना है। जैसे यहां पर कोई पब्लिक मेथड आपने बनाया हुआ है, पब्लिक void F1। ठीक है, ऐसे यहां पर भी बनाया हुआ है पब्लिक void F2। ठीक है, अब दोनों अलग अलग जावा फाइल है। मुझे बता सकते हो पहली जावा फाइल का नाम क्या है? पहली जावा फाइल का नाम क्या है? इट मस्ट बी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, है ना? हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, क्योंकि जो पब्लिक क्लास होती है और अगर मेन क्लास है तो वही नाम फाइल का नाम रहेगा। दूसरी वाली फाइल का नाम क्या है? दूसरी वाली फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि दूसरी वाली जावा फाइल में कोई भी पब्लिक क्लास नहीं है। तो दूसरी वाली फाइल का नाम आप B1 डॉट जावा रख लो, B2 डॉट जावा रख लो, या X डॉट जावा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कोई भी रख सकते हो। अब यहां पर बस एक काम आपको करना है, दोनों को सेम पैकेज पे रखना है, क्योंकि जावा फाइल अलग अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। जावा फाइल आप कितनी भी बना लो, पर पैकेज हम सेम रख रहे हैं। तो मैंने लिखा पैकेज P1, यहां पर भी लिखा पैकेज P1। इससे क्या हुआ? ये चारों क्लासेस सेम पैकेज में, तो कोई भी क्लास, इन चारों में से कोई भी क्लास, इन चारों में से कोई भी क्लास को यूज कर सकता है। ठीक है, तो A1 क्लास के अंदर मैं B1 का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, B2 का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सेम पैकेज में, क्योंकि अलग अलग पैकेज का तो बोला ही नहीं है ना सवाल में, सेम पैकेज में। तो आप A1 में से कोई फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर B1 का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? B2 का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आया समझ में? अच्छे समझ में आया सेकंड वाला? तीसरा देखें, क्रिएट अ जावा फाइल विथ अ पब्लिक क्लास सर्कल with private data member radius which provides public methods to calculate area and circumference of the circle along with setters and getters। सेटर गेटर भी बनाना है, एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन भी बनाना है, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का फंक्शन भी बनाना है। क्रिएट अनदर जावा फाइल containing the main class, create instance of the circle class in main method and set radius of the circle,
डिस्प्ले एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम पैकेज में तो है। जावा फाइल अलग अलग है लेकिन पैकेज तो सेम है ना, पैकेज सेम है। तो एक जावा फाइल के अंदर मेन क्लास है और एक जावा फाइल के अंदर सर्कल क्लास है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बना कि नहीं बना ये वाला आपसे? तो आप बना रहे हैं पब्लिक क्लास मेन, एक मेन क्लास बना रहे हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर आप बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग शॉर्ट में लिख दिया मैंने ARGS। और इसके ये तो हो गया आपका एक जावा फाइल, ठीक है। इस पूरे को मैं एक जावा फाइल बोल रहा हूं। ठीक है, एक जावा फाइल बन गई। एक और जावा फाइल हम बना रहे हैं, ठीक है। एक और जावा फाइल हमने बना दी। इसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। यहां पे हम सर्कल क्लास बनाते हैं, क्लास सर्कल। और ये दोनों सेम पैकेज में है, ठीक है, सर्कल। और इसके अंदर आप बना रहे हो एक प्राइवेट, कैसा टाइप भी बोला है क्या इन्होंने? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो इंट टाइप का ही ले लेता हूं, इंट रेडियस, ठीक। और अब इसके अंदर हमको बनाना है, देखो दोनों सेम पैकेज में रख रहे हैं हम, ठीक है। मैंने पैकेज वाली लाइन लिखी नहीं है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा पैकेज P1, यहां पे लिख दो पैकेज P2, सॉरी P1, सेम पैकेज, ठीक। ओके, इसके अंदर सेटर गेटर आपको बनाना है, ठीक है। सेटर्स बनाना है, गेटर्स बनाना है, और एरिया वॉल्यूम के लिए भी फंक्शंस बनाने हैं। तो हमने बना लिया पब्लिक डबल एरिया, तो ये रिटर्न करेगा 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है। और इसी तरीके से पब्लिक डबल, और क्या सरकमफ्रेंस था? यस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इसके अंदर हमें सिंपली लिखना है रिटर्न, रिटर्न के बाद 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको कॉल कर लेना, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, सर्कल C1 असाइन न्यू सर्कल, C1 डॉट
सेट रेडियस कुछ सेट कर लेना, C1 डॉट, अब इसका एरिया निकाल लेना, प्रिंट करा लेना, करा लोगे, है ना। वही लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसमें प्रिंट करा लो जो C1 डॉट एरिया फंक्शन रिटर्न करे, ऐसे ही C1 डॉट सर्कमफ्रेंस। दैट्स इट। ये तीसरा सवाल था हमारा, है ना, दूसरा तो हो गया था, ये तीसरा था। ओके, व्हाट इज द फोर्थ वन? Define a class employee with default accessibility of instance variables. ठीक है, मतलब आपको एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है और विथ डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं आपके प्राइवेट नहीं है, डिफॉल्ट है, ठीक है। EMP ID, नेम और सैलरी, प्रोवाइड सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। Also define main class in the same package to access employee class. सेम ही तो बात है, बन गया आप लोगों से। मतलब तुम एक मेन क्लास बनाने वाले हो जिसमें मेन फंक्शन होगा, ठीक है, और एक तुम एम्प्लॉय क्लास बनाने वाले हो, और क्योंकि ये सेम पैकेज में हो, सेम पैकेज में हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन फंक्शन के अंदर से तुम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के एम्प्लॉय के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। Define a box class with private member variables length, breadth and height. Also define protected members volume and surface area. क्या करोगे? बॉक्स क्लास बनानी है ना। ये पूरा कोड हटा दें, क्लास ए वाला और क्लास बी वाला। तो यहाँ पे एक बॉक्स क्लास बनानी है, और बॉक्स क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। प्रोटेक्टेड मेंबर्स बनाने। एक्चुअली में ये एरर इसलिए दे रहा है बॉक्स पे क्योंकि बॉक्स नाम की क्लास ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसका नाम box1 कर देता हूं अभी के लिए। अब कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर बनाने को बोल रहे हैं। क्या बनाना है प्रोटेक्टेड में? प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ओके। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। प्रोवाइड सेटर एंड गेटर्स। और सेटर गेटर तो पब्लिक में बनाओगे, है ना। तो पब्लिक void set length, ठीक है ना। तो सेट लेंथ में इंट लेंथ
और यहाँ पे लिख देना दिस डॉट लेंथ असाइन लेंथ। और इसी तरीके से बना लो ब्रेड्थ के लिए। ठीक है, यहां पर भी चेंज करके लिख दो हाइट। सेटर बना दिए, इसी तरीके से गेटर्स बना दो। फंक्शन के नाम चेंज कर दो। हो गया, ये सेटर गेटर हमारे बन चुके हैं। और क्या बोल रहे हैं सेटर गेटर के अलावा? प्रोवाइड सेटर्स एंड गेटर्स, ऑल्सो प्रोवाइड मेथड्स टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, बॉक्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो पब्लिक वॉइड एरिया, ठीक है। तो एरिया में क्या करना है आपको? एक फॉर्मूला ही तो लिखना है। क्या लिख दूं? वॉल्यूम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पब्लिक वॉइड सरफेस एरिया। एक सेकेंड, ये एरिया वॉल्यूम क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना था ना। एरिया क्यों निकाल दिया मैंने? वॉल्यूम नाम रखना पड़ेगा ना। कैलकुलेट वॉल्यूम कर लेता हूं। ऐसे यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? देखो, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। नीचे लिख दो इसका कोड। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, अब सबका पूरा फुल लिखना पड़ेगा अपने को। H मतलब GHT, L मतलब NGT लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ, ठीक। इस तरीके से सरफेस एरिया भी कैलकुलेट हो गया।
और क्या बोल रहे हैं, राइट मेन क्लास इन द सेम पैकेज टू एक्सेस बॉक्स क्लास एंड डिस्प्ले एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। वो तो कर ही लोगे। ठीक है ना। तो मेन सोच लो कि तुमने ये मेन मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बन गया। इसके बाद b1 डॉट सेट लेंथ, कुछ लेंथ मैंने लिख दी 20। b1 डॉट ब्रेड्थ यहाँ पे लिख देता हूँ 15। b1 डॉट हाइट कर देता हूँ 6। गेट हाइट, सॉरी सेट। ठीक है। अभी क्या करना है अपने को, डिस्प्ले एरिया एंड वॉल्यूम बस। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसमें कंकैटिनेट कर देते हैं वॉल्यूम की वैल्यू, और वॉल्यूम कैलकुलेट भी तो होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए भी तो मुझे गेटर बनाने पड़ेंगे ना, और प्रोटेक्टेड को तो मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो b1 डॉट वॉल्यूम पर वॉल्यूम कैलकुलेट भी करना है। b1 डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम एंड b1 डॉट कैलकुलेट सरफेस एरिया, एंड लास्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सरफेस एरिया, और इसमें कंकैटिनेट करा देता हूं b1 डॉट सरफेस एरिया, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर है ना, सेम पैकेज में तो एक्सेसिबल रहेगा। ये देखो, वॉल्यूम भी आ गया है, सरफेस एरिया भी आ गया। उत्कर्ष कह रहे हैं अगर फाइल में कोई यूजर डिफाइंड क्लास यूज हो रही होगी जो सेम पैकेज में बनी है तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करता है। सेम पैकेज में तो इंपोर्ट क्यों करेगा? सेम पैकेज में तो क्यों इंपोर्ट करोगे? ठीक है नवीन, मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, और देना है दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अब एंड करते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा आज का ये असाइनमेंट भी।